आप देख रहे हैं देश का सवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर जहां दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय नियमों और रूल बेस्ड ऑर्डर को लेकर बहस छिड़ गई है, ऐसे में यह याद रखने वाली बात है कि जहां तक दक्षिण अमेरिका की बात है तो यह पहली मर्तबा नहीं जब इस इलाके में अमेरिकी दखल अंदाजी दिखी हो। शीत युद्ध के दौरान दो पोलर्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई में साउथ अमेरिका भी एक अंतर्राष्ट्रीय मैदान बना। यहां के देशों में साम्यवादी सरकारों के विरोध में वैकल्पिक विद्रोह को शह दी गई। चीन, भारत और यूरोप, नए वर्ल्ड ऑर्डर की क्यों बात हो रही है? कनाडा बनेगा क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर का रीडर? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वैश्विक व्यापार को नए सिरे से दिशा देने के मिशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों और भारी टैरिफ के बीच कार्नी मानते हैं कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा। उनका कहना है कि अमेरिका स्थायी रूप से बदल चुका है और ऐसे में कनाडा का सिर्फ वॉशिंगटन पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं, महफूज नहीं। इस सोच के तहत कार्नी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। कनाडा की सबसे बड़ी चिंता उसकी अमेरिका पर निर्भरता है। जी हां, 2024 में कनाडा के करीब 75% निर्यात अमेरिका ने खरीदे थे, यानी कनाडा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अमेरिकी बाजारों पर आधारित है। चीन को कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बताया जाता है, लेकिन 2024 में चीन ने कनाडा के कुल निर्यात का करीब 4% से भी कम हिस्सा खरीदा था। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस नहीं चाहता कि सम्मान में और भरोसे में कमी आए। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप पर पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत है, खासकर तब जब इनका इस्तेमाल किसी देश की जमीन और उसकी आजादी को दबाने और बनाने के लिए किया जाए। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले सुनिए ईरान को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उसके बाद देश का सवाल लेकर आएंगे। ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। एक वक्त था जब भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। वहाँ से लेकर अगर आज जो उनका एक डेलीगेशन आ रहा है रिपब्लिक डे पर, और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं काजा कलास, उनके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के व्यापारिक संबंधों में और स्ट्रेटेजिक संबंधों में भारत इंडिस्पेंसिबल है, एक विशेष महत्व रखने वाला एक पार्टनर है। अमेरिका को अब एक रोग नेशन की तरह से देखा जा रहा है, मैं कहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने ईरान में जाके बमबारी की, उसके बाद वेनेजुएला के सर्विंग प्रेसिडेंट को आप उठा के रातों रात ले गए हैं। अब आप धमकी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर आप कब्जा करेंगे। अब ग्रीनलैंड को जो है समर्थन काफी यूरोपियन देशों का है, और यूरोपियन देश नहीं चाहते हैं कि चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो या अमेरिका, वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करें। और इस वजह से, क्योंकि ट्रंप साहब ये स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो बाकी देश जो है विश्व के, स्पेशली यूरोपियन यूनियन जो है, वो उनसे खफा हो गई है। वर्तमान की जो विश्व व्यवस्था है एक संक्रमण काल में, एक ट्रांजिशन फेज में दिखाई देती है। जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। यूएन चार्टर लेड जो विश्व व्यवस्था बनाई गई थी उसमें बिखराव के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। और अगर महाशक्तियों का जो बर्ताव इसी तरीके का रहा, जैसा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के विरुद्ध किया और ग्रीनलैंड के संदर्भ में अमेरिका जैसी विस्तारवादी मंशा दर्शा रहा है, और चाइना और रशिया लगातार अगर उसी तरीके के व्यवहार करते रहे, तो ऐसे में जो वर्तमान की जो यूएन चार्टर लेड विश्व व्यवस्था है वो ब्रेक हो जाएगी। और जाहिर है कि ये पूरे विश्व को संक्रमण काल में तो वो डालेगी ही, बड़े संकट में भी डाल सकती है। किसी तीसरे युद्ध की, विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। 1979 में जब इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी ईरान में आयतुल्लाह खमेनी सत्ता पे आए थे, और उस वक्त शाह ऑफ ईरान को ईरान छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद से लेके आज तक 45 साल में कम से कम 8 बार अमेरिका ने कोशिश की है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन अमेरिका यानी CIA इसमें कभी सफल नहीं हुआ। पिछले साल जून के महीने में भी इजराइल की एयरफोर्स ने लगातार 12 दिन तक ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर और IRG के मिलिट्री बेसिस पर रोज 100-200 बार हमला किया।
तो वर्ल्ड ऑर्डर पर आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, जरा देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करेंगे कि अब दुनिया से अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है। सवाल नंबर 2, यूएस की दादागिरी से क्या वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीलियां हो रही हैं? और सवाल नंबर 3, नाटो ईयू को नाराज करना ट्रंप के लिए क्या भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या चीन, रूस, कनाडा नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करने वाले हैं? और देश के सवाल का सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा होगी, ग्रीनलैंड पर कब्जे की योजना क्या यूएस को महंगी पड़ने जा रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर 1 घंटे लगातार हम गेस्ट से, पैनल से, एक्सपर्ट से राय शुमारी करेंगे। लेकिन जरा ग्राफिक्स का वक्त हो चला है, बिग वॉल पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे आखिर हम ये क्यों पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है और कैसे अब छोटे देश बड़े देशों को कंट्रोल करेंगे। चीन और रूस की भूमिका को लेकर भी आज के शो में हम आपको तब्दीली और डिटेल्स बताएंगे कि क्या कुछ बदलने जा रहा है। जरा वॉल पे चलते हैं, ग्राफिक के जरिए समझिए कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में कौन कौन से देश होंगे और किस तरह से अब अमेरिका की नीति उससे अब कमजोर करेगी। नया बॉस कौन है? देखिए, पहला देश जो है वो रूस है, यानी दुनिया का नया बॉस, नया वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। रशिया अब डिसाइड करेगा कि किस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। दूसरा देश कौन सा है? चीन। शी जिनपिंग को देखिए, ये वो मुल्क है जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को बताएंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर किसका, कैसा, कहां होगा। तीसरा मुल्क जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो दिखा भी रहा है, बता भी रहा है कि यूएस का दबदबा खत्म हो रहा है, कनाडा। मैकॉनी ने दावोस में जाकर जो बातें कही, उसके बाद यह लग रहा है कि अब अमेरिका कमजोर पड़ा अपनी नीतियों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने नैरेटिव को लेकर, और टैरिफ तो अब बिल्कुल असर नहीं होगा। ये देखिए, चौथा जो मुल्क है फ्रांस है। इमैनुएल मैक्रो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने दावोस में कहा कि डराने धमकाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप डराएंगे धमकाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसे दबते रहेंगे। शांति बहुत जरूरी है। पांचवा देश भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है और हर मुल्क चाहता है कि वो हमारे साथ कारोबार करे, ट्रेड करे। छठवां देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत अहम भूमिका में है और ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रंप धमका चुके हैं। आपको याद है दोनों नेताओं के बीच किस तरह हॉट टॉक हुई थी व्हाइट हाउस में, उसके बाद लगा कि अब ये चीजें बदल रही हैं। छठवां देश क्या आपको बता दिया, रशिया, चाइना, कनाडा और जो फ्रांस है, ये बहुत अहम राष्ट्र है और वर्ल्ड ऑर्डर यही डिसाइड करने जा रहे हैं, यही बताने जा रहे हैं अमेरिका का दबदबा कैसे खत्म हो रहा है। कनाडा ने क्या, फटाफट सुनिए। कनाडा कहा अमेरिका का निर्भरता खत्म होनी चाहिए। कनाडा ये कह रहा है कि जो निर्भरता अमेरिका पर है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। आगे वो कहते हैं अमेरिका दबाव की राजनीति करता है, दबाता है, कमजोर देशों पर हावी होता है। ये बात कॉर्नी ने कही है, जो कि कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अगला पॉइंटर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भारत, यूरोप, चीन बेहतर ऑप्शन है, यानी उन्हें लगता है कि कारोबार करने के लिए यूरोपीय यूनियन और चाइना, भारत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि वो दबाव की राजनीति नहीं करते। वहां पर ओपन ट्रेड पॉलिसी है। शक्तिशाली जो देश है उनकी मनमानी अब नहीं होनी चाहिए, यह बात भी कही जा रही है। यानी कनाडा ने साफ कर दिया कि अमेरिका दमनकारी नीतियों के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका वर्चस्व खत्म करने के लिए अब हमें एकजुट होना होगा, हमें एक साथ आना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए मैक्रो ने क्या कहा, गुंडागर्दी नहीं, सम्मान की भाषा हम समझते हैं। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो वो ये बता रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां देश अपनी मनमर्जी करें, वहां पर रहना, वहां पर कारोबार करना बहुत मुश्किल है। किसी देश की आजादी खत्म करना गलत है। यह बात भी इमैनुएल मैक्रो ने दावोस में अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा यह वक्त शांति, स्थिरता और भरोसे का होना चाहिए, यानी सभी मुल्क जो परेशान है सबको एकजुट होकर अपनी समस्याओं, मुश्किलों और दिक्कतों का हल करना चाहिए, ना कि धमकाना चाहिए, ना कि दबाव देना चाहिए, ना तो टैरिफ नीति के जरिए किसी मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करनी चाहिए। कनाडा ने क्या कहा आपको बता दिया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा आपको बता दिया। हमने आपको यह भी बताया कि मैक्रो क्या कह रहे हैं, फ्रांस क्या कह रहा है, वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब यह समझिए कि फ्रांस के निशाने पर ट्रंप कैसे हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन ग्राफिक के जरिए अब यह भी समझना जरूरी है कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा, यह समझिए। चीन ने यूएस को इकोनॉमी, डिप्लोमेसी में टक्कर दी है। रशिया, चीन दो ऐसे मुल्क है जो लगातार वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से, अब चाहे वो डिप्लोमेटिक बात हो, चाहे कारोबारी बात हो। रूस पहले से ही अमेरिका और पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती देता रहा, वेस्टर्न वर्ल्ड को हमेशा लगातार रशिया चैलेंज करता रहा है। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है वर्ल्ड ऑर्डर के बदले जाने का। साथ ही साथ देखिए
लाख कोशिश के बाद भी यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ग्रीनलैंड पर सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, उसके बाद नाटो और यूरोपीय यूनियन भी उनसे खफा है, उनसे नाराज है। और ये चीज देखने को मिली दावोस में भी। साथ ही साथ जो नैरेटिव आ रहा है नाटो का, उससे भी साफ साफ पता चलता है नाटो देश ट्रंप की कार्रवाई से नाराज है, क्योंकि वो जबरन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि नाटो ने कहा कि नाटो देश ही आपस में लड़ेंगे तो हम दुनिया से कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो नाटो का चार्टर 5 है वो ये कहता है कि नाटो के किसी भी देश पर हमला पूरे नाटो ग्रुप पर हमला है। लेकिन अभी भी ट्रंप उस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपको बता दें, नाटो मुल्क पहले भी लड़े हैं। ग्रीस और साइप्रस की लड़ाई में यह हुआ था, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि नाटो दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अब आपस में लड़ाई हो जाएगी नाटो मुल्कों में, तो चीजें कैसे बेहतर होंगी, ठीक होंगी। छोटे देश भी अमेरिका के अब खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि समझिए जो छोटे मुल्क हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि हमें दबाने की कोशिश मत कीजिए, हमारा कारोबार छोटा है, हमारे पास सेना छोटी। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा प्रभुत्व नहीं है, हमारा औचित्य नहीं है, हम सिर्फ जीरो, नल, वॉइड, सिफर नहीं है। हमारी भी भूमिका बहुत अहम है और उस भूमिका को समझना जरूरी है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जो अगले घंटे लगातार देश के सवाल में इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये वर्ल्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने जा रहा है। स्वागत कीजिए, मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में आपका। मेरे साथ पैनल में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अरविंद सिंह जी मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पूर्णिमा नाथ जी हैं, शी इज लीडर रिपब्लिकन पार्टी एंड शी इज लाइव फ्रॉम अमेरिका। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मैं पूर्णिमा जी आपसे पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है अमेरिका की मनमानी के चलते। जो कमज़ोर और छोटे देश हैं, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे हिस्से हैं, नाटो का एक बहुत बड़ा कार्टेल है नाटो का, वो सब अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की मनमानी की वजह से ये अलग थलग पड़ जाएंगे और जो गेम प्लान चाइना और रशिया कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल ट्रेड में उनका वर्चुअस इम्पैक्ट बढ़े, ये ऐसा होता दिख भी रहा है और इसके संकेत कनाडा ने और फ्रांस ने दिए हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो मैं ये कहूंगी कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, इसका तो संकेत हमें पहले से मिला है। राइट मैम। और आप जो ये कह रहे हो कि अभी चेंज हो रहा है, दिस इज ये गलत होना, ऐसे इंटरप्रेट करना। अब अमेरिका की जो सिचुएशन है, 200 ईयर्स से इनकी कूज रेजिम चेंज चलता आ रहा है। पहला वाला जो जाना जाता है 1893 में हवाई का जो क्वीन लिली कलामी को उखाड़ के फेंक के फिर हवाई को पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनाया है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चलता रहा है, वेदर डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन्स हो, रियली डजंट मैटर। 1945 से 2000 तक 55 इयर्स में 80 रिजीम चेंज कूज करा गया है अमेरिका की तरफ से। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 regime change a year। तो ये एट द एंड ऑफ द डे टुडे जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो बेसिकली मास्क हटा के काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बीन द ट्रेंड ऑफ अमेरिका। आज ये खुल के बाहर इसलिए आया कि ट्रम्प ने बेसिकली सीधा सीधा बोल रहे, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं रिजीम चेंज चाहिए, मुझे नया लीडर चाहिए, न्यू लीडरशिप चाहिए एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। तो आज जब ग्रीनलैंड जैसे एक वाइट डोमिनेटेड कंट्री के ऊपर वॉर का एक रिजीम चेंज का बात आया और खरीदने का बात आया, उसको टेकन ओवर के बात आ रहे हैं, तब बेसिकली कनाडा जैसे लोग और फ्रांस जैसे कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज आर कमिंग टू द फोर फ्रंट सेइंग देन ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? अब तक तो सारे रिजीम चेंज के साथ आप साथ दे रहे थे। तो ये जो ये हिपोक्रेसी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखा जाएगा। कनाडा के पास ऑप्शन भी नहीं है। कनाडा, चाइना हो, इंडिया हो, अब जस्टिन ट्रूडो के समय भी आपने देखा है इंडिया को कैसे उन्होंने घेरने की कोशिश किया था। कहानी आने के बाद वो चेंज करके उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर आफ्टर ट्रम्प ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू चेंज देयर टोन एंड ट्यून ऑफ regime changes and coups
with India and somewhere else as well. तो ये चलता रहेगा कहानी। लेकिन मेरे ख्याल से the main message मैं ये देना चाहती हूँ, आज जो सिचुएशन है उसमें ये तो क्लियर हो चुका है, जो बड़ा जो कंट्री है वो अपना इकोनॉमिक पावर हो, अपना मिलिट्री पावर हो, अपना स्ट्रेंथ दिखाना हो, वो कुछ भी एक टैग लाइन के साथ, जैसे अमेरिका भी बोलते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो उनको डरा के धमका के किडनैप करके टेरराइज करके आपको आपकी जगह छीन सकते हैं, आपको पैसा दिया तो बोल सकते हैं आपका जगह मेरा है। तो ये दादागिरी माफियागिरी चलता रहेगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है, छोटे कंट्रीज को डिसाइड करना है उनको क्या करना है। और जो यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे वर अनएबल टू डू एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जो बोडो पीस बना हुआ है, मैं उसको बोडो पीस भी नहीं बोलती हूँ, उसको Fine, ma'am. बोडो PIECE बोलती हूँ। So unfortunately that's how it's going to go on. You have to Fair decide enough, ma'am. how you are going to deal with it. पॉइंट चेक इन मैम। अब अरविंद सिंह जी मेरे साथ हैं, अरविंद सिंह तेजावत साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद सर, एक बहुत मुश्किल होती है कि जब बहुत सारी चीज़ों में आप मुफ्तला होते हैं, शामिल हो जाते हैं, कई सारी नावों पर जब आप सवार होते हैं तो कमोबेश हालत ख़राब हो जाती है। अमेरिका के साथ भी ये दिक्कत है सर, उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, उनको वेनेजुएला भी चाहिए, उनको ईरान पर भी कब्जा करना है, उनको नाटो को भी कंट्रोल करना है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड भी उन्हें कंट्रोल चाहिए, क्रूड सप्लाई भी वो अपनाना चाहते हैं, सबसे अधिक कंज्यूमर उनको चाहिए, सबसे ज़्यादा उनको ट्रेड चाहिए। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप ज़बरदस्ती भी करें, धमकी भी दें और अपना काम भी करवा लें। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। और ये तो सच है कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो मूल्यों पे नहीं चल रही है। कुछ समय के लिए ये मूल्य जरूर निभाने का यह एक नाटक किया जाता था, पर जैसे कि जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी जो मूल्य रहे हैं, वो भ्रातृत्व, विश्व बंधुत्व, या भारत ने कभी भी किसी देश को डोमिनेट करना या वहां पे कब्जा करना नहीं चाहा, क्योंकि भारत का ये इतिहास रहा है उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना, और अमेरिका का तो इतिहास रहा है साम्राज्यवादी इतिहास रहा है, ताकि वह दूसरे देशों पे कब्जा करें, वहां के संसाधनों पे कब्जा करें। Right, और sir. उसका इस्तेमाल दरअसल कुछ लोग करते हैं, जो कि वहां के जो ताकतवर जो लॉबी है, चाहे Right, वो sir. हथियार बनाने वाले लोग या चाहे वो तेल बेचने, उसको फिल्टर करके उसको रिफाइन करके बाद में उसको बेचने वाले लोग हों, तो यह सारे लोग हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप तो केवल एक चेहरा है ऊपर का, असली जो उनके सलाहकार हैं और उनके जो सलाहकारों की जो सलाहें जो चलती है, Right, sir. उसके पीछे काफी ताकत है, और उसी के अनुसार यह सब कुछ हो रहा है। Right, पर sir. यह कहना कि एक बहुत जल्दी हम कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड हम देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा। अभी की हकीकत यह है कि चीन और रूस या कोई भी दूसरा देश अभी अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। राइट सर। उनकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज्यादा फर्क है, और उनकी सैनिक ताकतों में भी फर्क है। अगर रूस और चीन दोनों भी सम्मिलित रूप से भी अगर अमेरिकन नेवी का मुकाबला करना चाहें, तो अभी की हालत में यह संभव नहीं लगता है। और यूरोप की पूरी जो सिक्योरिटी उस पे अमेरिका पे डिपेंडेंट थी, वो उसी का फायदा उठा रहा है अमेरिका, और वह यूरोप को डरा रहा है, धमका रहा है, और इसके क्या परिणाम होते हैं वो वक्त फेयर इनफ सर। इससे पहले कि मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊं, टैक्टिकल डिस्कशन हम करें, मैं एम्बेसडर गोयल के पास जा रहा हूं। गोयल सर, एक बहुत मुश्किल ये भी है कि जैसा कि हमारे अरविंद जी बता रहे हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, ये कह रहे हैं कि अमेरिका से मुकाबले के लिए कोई भी मुल्क उतना मुकम्मल, उतना तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो कई देशों के मुकाबले भी 39% ज़्यादा है बाकी लोगों से। जितनी दुनिया की इकॉनमी नहीं है, ज़्यादातर देशों की जो इकॉनमी नहीं है, जीडीपी नहीं है, उससे अधिक तो वो डिफेंस पे खर्च करता है अमेरिका। लेकिन सर, जो बात फ्रांस ने कही दावोस में, या कनाडा ने जो बात कही, और दबी जबान से धीरे धीरे नाटो मुल्क भी कह रहे हैं, एक सिग्नेचर के लिए सभी देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैनिक भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विरोध का स्वर है अमेरिका के खिलाफ, ये बहुत मजबूत होता दिख रहा है। और जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तो अमेरिका चाहे कितना भी ताकतवर मुल्क हो, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दबाव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमेरिका पूरी दुनिया से तो लड़ाई नहीं कर सकता ना, कहीं ना कहीं प्रेशर तो जरूर ट्रंप पे होगा कि भाई बस करिए, इनफ इज इनफ। सर, आप जहां बात कर रहे हैं, कुछ हद तक बात समझ में आती है ये, राइट सर। लेकिन जो असली संसार है, रियल पॉलिटिक्स, उसकी बात अगर की जाए तो समझ में आएगा कि नेटो का कितना उनका दबाव बन सकता है, कितना उनके पास इन्फ्लुएंस है। आप ये देखिए कि दावोस में
जो मीटिंग चल रही है, अभी सवेरे ही खबर सुनने में आई कि हमारे ट्रंप साहब ने ये फैसला लिया है कि जो 1 फरवरी से लगाने वाले थे टैरिफ, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको अपने मन मुताबिक जो डिसीजन चाहिए था ग्रीनलैंड पर, वो उनको मिल गया है जी। उसके बारे में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या है या जो भी है, लेकिन बहरहाल सीधी सी बात यह है कि डिस्पाइट ऑल द ओपोजिशन, काफी लोग जो है उसके खिलाफ रहे, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिटिकल विल है, मैं ये पॉलिटिकल बिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मिलिट्री बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बिल जो है उसके सामने उनको झुकना पड़ा। इस पॉलिटिकल बिल में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी शामिल होती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी शामिल होती है, और सबसे ज्यादा शामिल होता है कि इन ताकतों का इस्तेमाल करने की इच्छा रखना, और अमेरिका में ये इच्छा है, हमेशा रही है। नई चीज खाली ये हुई है जी। कि ये जो वैश्विक स्वरूप बदल रहा है, इसमें पहली बार नेटो के अंदर, जो नेटो का एक तरह से सिक्योरिटी हेड है यूएसए, और बाकी देशों के बीच में इस तरह का फर्क आया है। ग्रीस टर्की की बात नहीं करता हूं, मिलिटरीली छोटे देश है, लेकिन यूएसए हमेशा उनका मुखिया रहा है, और जब मुखिया ने दबाव डालना शुरू किया उसके बाद ये सिचुएशन आई है। मुझको ये लगता है कि ये समझना कि नेटो का दबाव बनेगा, उसके आगे यूएसए को झुकना पड़ेगा, ये शायद एक ख्वाब है। ये ख्वाब देखा जाएगा, लेकिन नेटो में शक्ति नहीं है। बात करने की बात अलग है। कार्निल ने बड़ी अच्छी स्पीच दी वहां पर, उसके बाद में यूरोपियन यूनियन के जो हेड थे उन्होंने भी स्पीच दी, लेकिन ये भी एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि कहीं ना कहीं एक कोई सोल्यूशन निकल सकता है, और वो इसलिए निकल सकता है कि नेटो में अमेरिका को चैलेंज करने की शक्ति अभी नहीं है। अगर होगी Exactly, तो टूट sir. जाएगा नेटो, और नेटो नहीं चाहता है कि वो अभी टूटे। जी, फेयर इनफ। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सर सेट हो रहा है, चाइना और रशिया ये अब चाहते ही हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के भद्द पिटे, उनका दबदबा खत्म हो, चाहे उनका ट्रेड हो, चाहे उनके डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स हो। 750-800 उनके पास आर्मी बेस है पूरी दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल ब्रिगेड उनके पास है, टेक्निकल एडवांसमेंट अमेरिका के बराबर किसी के पास नहीं है। लेकिन सर, अगर ईरान पर हमले की बात करें, अगर ग्रीनलैंड पर हमले की बात करें, या बाकी जो मुख्तलिफ देश हैं, चाहे वो हम वेनेजुएला का एग्जाम्पल ले लें, और आगे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको की बात कर लें, लैटिन अमेरिका की बात कर लें, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला इलाका है, वहाँ पर अमेरिका अपनी दबदबा चाहता है। लेकिन रक्षा बजट बहुत वैल्यू करता है सर, हज़ारों बिलियन डॉलर अमेरिका बर्बाद कर रहा है सिर्फ अपनी प्रेजेंट जताने के लिए दुनिया के अलग अलग खित्तों में, हिस्सों में। आपको लगता नहीं कि ये एक जानलेवा एक स्टेप आने वाले वक्त में ये सुसाइड अटेम्प्ट होगा अमेरिका के लिए? हाँ बिल्कुल। देखिए आपने अभी वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात की। हाँ। और जो मुनरो डॉक्ट्रिन थी वो ये कहती थी कि साहब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वर्चस्व और दबदबा अमेरिका का रहना चाहिए। राइट सर। डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी पुरानी मतलब पॉलिसीज हैं उनको एक नया जामा पहना के लोगों को बता रहे हैं कि साहब किस तरह से मैं अमेरिका को ग्रेट बनाने के जो मेरा मोटो मैंने दिया है, या जो मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसकी तरफ मैं कैसे अग्रसर बढ़ रहा हूं। रही बात इकोनॉमी की, देखिए अमेरिकन इकोनॉमी भी डाउनहिल पे है, अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका में भी जो उसकी माली हालत है उसके ऊपर कई सवालिया निशान लग चुके हैं, और अमेरिका यही ग्रीन पास्चर्स सब जगह देख रहा है। देखिए आज अगर पूरे विश्व का तेल अगर कोई राष्ट्र कंट्रोल कर रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो है अमेरिका। आप जिस भी गल्फ कंट्रीज में या जिसमें भी आप वेस्ट एशियन कंट्रीज में अमेरिका गया, वहां उसने जब तक संसाधन पूरे नहीं निचोड़ लिए तब तक वो वापस नहीं आता है, और यही चीज वो वेनेजुएला में उसने कर दिखाया है। Right, तो इन सब चीजों को देखते हुए देखिए वो कहते हैं ना कि माओ ज़ेडुंग ने कहा था कि साहब दी पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, Right, और sir. यही चीज ट्रम्प साहब दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन देखिए नेटो में हाँ उनका वर्चस्व है, 22 कंट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं, और नेटो में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो उनके मतलब विरोध में खड़ी हो। Right, sir. लेकिन जिस तरह से दो फाड़ इसमें हो चुके हैं, वो ये बताते हैं कि साहब किस तरह से ट्रम्प की पॉपुलैरिटी और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनकी मजम्मत विश्व में हो रही है। ठीक है एम्बेसडर साहब, अमेरिका के पास इतना बड़ा थिंक टैंक है, इतनी बड़ी उनकी सीनेट है, इतने सेनेटर्स हैं, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स वहाँ पर हैं,
दुनिया की टॉप 10 जो आईटी फर्म्स हैं वहां पर हैं, दुनिया के टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वहां पर काम करती हैं। एक इंटेलेक्ट कंट्री तो है सर, लेकिन क्या उनके व्हाइट हाउस के अंदर क्या ऐसे थिंक टैंक नहीं है? उनके जर्नल्स, उनके उनके चीफ सेक्रेटरीज, उनके डिफेंस सेक्रेटरीज, उनके डिफेंस स्टाफ ये उनको नहीं समझा पा रहा है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दबदबा बनाने की जो कोशिश है, और इसी का फायदा बाकी मुल्क उठाएंगे, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जो दुनिया अभी तक डॉलर में ट्रेड कर रही है, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे वो ट्रेड फिर लोकल करेंसी में होने लगे, जो ब्रिक्स करना चाहता है या जो बाकी मुल्क करना चाहते हैं। ये आपका सवाल मेरे से है मनोज? हाँ सर। देखिए, जितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एक जो ब्रेन पावर है, राइट सर, अभी यूएसए में है। काफी कम मुल्क ऐसे हैं जहां पर इतने सारे थिंक टैंक हो और ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। मैं उनकी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी कैपेसिटी यूएसए ने डेवलप करी है पिछले 50-60 दशक में, उसने कितनी मुल्क नहीं करी है। एक मुल्क अभी सामने आ रहा है जो वो है चाइना। राइट सर। चाइना भी इन मामलों में काफी इन्वेस्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे अपने उनका अपना जो गवर्नमेंट हो, काफी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अभी अमेरिका की बराबरी करना मुश्किल है। जहां तक सवाल ये है कि ये बता नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में जहां तक मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, अभी तक अमेरिका को भरोसा ये है कि जो उनकी इकोनॉमी है, जो उनके डॉलर की इंगेजमेंट है। राइट सर। अब ये एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। कहते हैं कि चाइना और भारत के पास उनके सॉवरेन बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा बड़ा डिपॉजिट है। राइट सर। हमने खरीदा है। तो हम वो ये कहते हैं कि अगर हमने उनके सॉवरेन बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ फिर एक दूसरा, वो हमारे अंदर से ही एक तर्क ये भी आता है कि अगर इतनी क्वांटिटीज में चीन ने या भारत ने अपने सॉवरेन बॉन्ड्स भेजे तो उनके जो डिपॉजिट्स की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। राइट। अगर डॉलर की वैल्यू कम होती है उसमें हमारा भी नुकसान होगा। तो मैं कल आपके ही चैनल में बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि ये एक वो हिसाब है कि भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगी। तो ये हाल हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को अगर दबदबा है, इतनी जल्दी दबदबा खत्म नहीं होगा, समय लगेगा। और वो ये लोग बात को अच्छी तरह जानते हैं। और हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर इसका दबदबा कम करना हो, ये नहीं है कि आपने थोड़ा मारा खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा वो। ठीक है, बेहतर। पूर्णिमा जी, जो बात एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, आप जैसे कह रही थी कि ये जो प्रक्रिया, ये प्रोसेस, इट्स हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड अ वे बैक, कि अमेरिका का वर्चस्व और उनका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पर, वर्ल्ड ट्रेड पर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन एम्बेसडर साहब जो कह रहे हैं, और इसके अलावा अरविंद सिंह जी भी ये बात कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है अमेरिका को रिप्लेस करना किसी भी मुल्क के लिए। रशिया, चाइना, ठीक है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका के पास जिस तरह के संसाधन, रिसोर्सेज है, मुझे लगता है कि अमेरिका जिस मकाम पर अभी है वहां तक पहुंचने में बहुत सारे मुल्कों को कई दशक लगेंगे। अगर आप उनकी ट्रेड की बात कर लीजिए, उनकी कितने ट्रिलियन की इकॉनमी है उसकी बात कर लीजिए, उनके डिफेंस बजट की बात कर लीजिए, अब जो भी चीजें हैं बाकी मुल्कों के लिए तो वो एक तरह से एग्जाम्पल ही है। देखिए, अमेरिका ने जो रिप्लेस किया था करेंसी को, अब ऐसा तो नहीं है कि विद इन ए डे, विद इन फ्यू इयर्स, विद इन अ डेकेड सब चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे होने वाला है। बट द पॉइंट इज दैट डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्शन है वो एक्सीलरेट किया है ये सिचुएशन को। यूएस डॉलर का जो शेयर है फॉरेक्स में, उसको भी आप देखो घटते, जो 2000 में था वो 70% के ऊपर में था, अभी लिटरली 50% के नीचे आ चुके हैं। और इवन द ग्लोबल पेमेंट जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी उनका शेयर कम घटती होके 42% पे आ चुका है। और ऐसा गोल्ड की लिटरली एवरी कंट्री इज बाइंग गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने देखा होगा अभी इंडिया भी तो अपना गोल्ड हर जगह से निकाल के अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं। तो द आइडिया इज दैट डॉलर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड इज गोइंग टू बी रॉन्ग to even assume at this point of time. But ये भी तो कहना गलत है कि just because America has $1 trillion budget, in fact President Trump is actually asking for $1.5 trillion budget defense के लिए।
सिर्फ डिफेंस के लिए, बट उसके कंपैरिजन आप चाइना की ले लीजिए या रशिया की ले लीजिए या इंडिया की ले लीजिए या जर्मनी की ले लीजिए, तो नोबडी एक्चुअली हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी। बट इसका ये कहना भी तो गलत है ना, जो डेविड और गलायत की जो फाइट हुआ था, डेविड गलत था, उनका प्रिंसिपल नहीं थे, इसलिए वो जीत कैसे सकता था। बट वो सत्य की हमेशा जीत होती है। पावर आप दिखा सकते हो, दैट इज ओके, पर एट द एंड ऑफ द डे शॉर्ट टर्म में सबको तो समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी नहीं आ चुकी है तो फिर विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल बी वेरी क्लियर। स्मॉलर कंट्रीज एक्चुअली हैव नो स्टैंड एट ऑल। उनका मतलब इकोनॉमी इतना सिचुएशन खराब हो जाएगा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ही नहीं रहेगा अमेरिका का चमचा बनना है। तो इंडिया को चमचा बनना है, अमेरिका के आपका वेसल स्टेट बनना है। आप देख लीजिए, आप अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि साउथ अमेरिका शुड बी यूनाइटेड स्टेट्स, पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा को तो डर लग रहा है। कनाडा तो लिटरली इन द लिस्ट ऑफ इट राइट नाउ। वो जब सेकेंड टर्म में आए, वो पहले दिन से बोल रहे गल्फ ऑफ मेक्सिको को चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका बना देना या कनाडा को 51st स्टेट बना देना। अभी वो शिफ्ट होके मान लो अभी ग्रीनलैंड को 51st स्टेट बनाने की बात हो रही है। दिस इज ए दादागिरी दैट इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीमोर। अब डेमोक्रेट भी अगर सीट पे आ जाएगा, डिप्लोमेसी की हाथ बढ़ाएंगे, बट आप मुझे बताइए, एक बार ट्रस्ट जब टूट जाता है वो उसको रिपेयर करने में कितना समय लगता है, Right, और ma'am. ट्रस्ट बिल्ड करने में भी समय लगता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये कहना भी गलत है कि छोटे कंट्रीज को बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है। इसीलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर ट्रम्प इज गोइंग टू बी टारगेटिंग ब्रिक्स। Fair enough, ब्रिक्स कंट्रीज को एक करने के लिए कोशिश करेंगे, उनको ध्वंस करने के लिए कोशिश ठीक करेंगे। है, फिर अरविंद सिंह जी, जैसा कि पूर्णिमा मैम कह रही हैं कि भाई ब्रिक को कंट्रोल करेंगे, नाटो को कंट्रोल कैसे करेंगे आप ईयू को कंट्रोल कैसे करेंगे? सर, ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बात समझाएं कि साइप्रस और ग्रीस का मसला दुनिया भी भूली नहीं है। नाटो ग्रुप दूसरे मुल्कों से लड़ सकता है अगर उन पर हमला हो, लेकिन नाटो मुल्क जब आपस में ही लड़ाई कर रहे हो तो उनके बीच में फिर कौन सुलह कराने आएगा? और अमेरिका जिस तरह से डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर सख्ती कर रहा है, वो नाटो कंट्रीज के मेंबर हैं, तो नाटो के जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी बहुत नाराज हैं। यूरोपियन यूनियन भी उन पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। नाटो ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने सैनिक भी वहां पर ग्रीनलैंड पर भेजे हैं। मैं चाहता हूं जरा आप समझाएं सर कि नाटो जो कंट्रीज हैं और जो ईयू है वो किस तरह से अमेरिका को कर्व करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप क्या ज्यादा एस्केलेशन देख रहे हैं? आपको लगता है कि तनाव इतना ज्यादा होगा कि नाटो और ईयू मिलकर अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, या आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला अमेरिका का? सर जी देखिए, आपकी आखिरी बात ही ज्यादा सही है कि कुछ नहीं होने वाला अमेरिका का। नेटो, हाँ, नेटो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि गोयल साहब ने भी एकदम बिल्कुल साफ किया है मेरे से पहले कि अमेरिका उनका लीडर रहा है, और दरअसल एक वो सुरक्षा पंक्ति बनाने के लिए ही नेटो की स्थापना हुई थी। ये खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। भारत तो कभी पक्ष में था ही नहीं, ऐसे जितने भी ये जो संगठन बने थे, तो भारत तो कभी पक्ष में नहीं था। भारत को क्या फर्क पड़ता है कि नेटो रहे या ना रहे, जितना जल्दी खत्म हो उतना ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर की जो पुराने जो अवशेष हैं वो भी खत्म हो जाना चाहिए। पर अगर केवल जिज्ञासा के कारण हम जानना चाहें कि क्या नेटो कंट्रीज अमेरिका को झुका पाएंगे, तो नहीं झुका पाएंगे, क्योंकि ये पिछले 3 डिकेड से, मतलब जब 90s में जब इराक को उन्होंने वहां पे खत्म किया और वहां के लोगों को एकदम बुरी तरीके से मारना शुरू किया, और ये जो कहते हैं कि हम ये जो अभी जो पीस प्लान के तहत ये जो एक टीम जो भेज रहे हैं वहां पे, वो भी सब दरअसल बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। कारण ये कि मुझे मालूम है, जो वहां के जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह जो उनसे बात होती है, तो उन्होंने कहा कि पीस कहाँ से है, वहां तो कोई 20 मीटर के दूर से अगर कोई वहां का नेटिव आदमी या वहां का कोई लोकलाइट अगर वहां पे आ जाता है आपके पास में, तो उनको ऑर्डर्स होते हैं कि आप सीधा सिर में गोली मार रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए खतरा हो सकता है। वो कोई सुसाइड बॉम्बर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए जा रहे हैं, वहां के लोकल लोगों के लिए नहीं। इसलिए वो वहां संभालना चाहते हैं ताकि इसको प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लूटा कैसे जाए। जैसे कि इराक को लूटा, जैसे कि तमाम देशों को लूटा, जैसे कि गाजा में इतना जेनोसाइड
मुझे लगता है कि हिटलर के बाद में शायद किसी ने नहीं किया होगा। 65-70 हजार लोगों को मरवाने के बाद में अब वो पीस की बात कर रहे हैं जिसमें खुद फिलिस्तीन के लोग शामिल नहीं है। तो ये सब करना चाहता है। ये इन संगठनों की कोई वैसे भी कोई थी नहीं। और अब ये जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, यूरोपीय देश अमेरिका के हर काले करतूतों में और जो खून से रंगे हुए हाथ हैं, उन खून के छींटे इन सारे यूरोपियन देशों तक भी आए हुए हैं। तो जो किया हुआ है, जो 3 डिकेड पहले जो शुरुआत हो चुकी थी, वो तो अब चलेगा ही। और अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब तक कि कोई बहुत ही क्रांतिकारी कोई काम नहीं हो जाता है। और एक तरीके का यह सुनने में जरूर रोमांटिक लगेगा, पर जब जब कोई दुनिया में बड़े उथल पुथल हुए हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत हुई है। और वो हमेशा वो शुरुआत में सुनने में हमेशा अविश्वसनीय लगते थे। कौन जानता था कि 1917 में जो रूस में बोल्शेविक क्रांति होगी, ठीक 15 से 20 साल में रूस इतना ताकतवर हो जाएगा कि 1945 में वह अमेरिका को चैलेंज करने से आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे। ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो कि बिना डरे बहुत तेजी से सब कुछ करें। और यहाँ पे प्रशासनिक से लेकर बहुत बड़े लेवल पर जो पुरानी सारी परंपराएं चल रही है वो तोड़नी होगी। तभी भारत उन सब चीजों का मुकाबला कर पाएगा और अपनी जनसंख्या का फायदा ले पाएगा। अभी तो ये बेरोजगार जनसंख्या है, थोड़े दिनों में ये बूढ़ी हो जाएगी और जनसंख्या का जो प्रवाह है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? क्या बूढ़ी आबादी को जो पैसा है वो यंग लोग कमा के देंगे? और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अगर अब सुधार नहीं हुआ तो कब होगा? और आपने देखा भी होगा कि पूरा दक्षिण एशिया असंतोष से उबल रहा है। तो आगे क्या होगा वो नहीं है। पर मैं वापस नेटो की तरफ लौटता हूं कि नेटो जैसे संगठन जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। अमेरिका का विरोध करने और उसका मुकाबला करने की ताकत उसमें नहीं है। फेयर इनफ सर। ब्रिगेडियर साहब, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि अमेरिका इज लाइक लार्जर देन लाइफ। उनकी जो आर्मी है, उनकी जो सेनाएं हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो डिफेंस बजट है, उनकी जो इकॉनमी है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी, इतनी ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि दुनिया भर के मुल्क, जैसा कि बता रहे हैं हमारे फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट भी और एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं कि अमित, ये बहुत मुश्किल है कि अमेरिका के खिलाफ कोई चला जाएगा। पूरा EU एक हो जाए, पूरा नेटो एक हो जाए, पूरी अरब कंट्रीज एक हो जाए, उसके बावजूद अमेरिका का जो दबदबा है, उनकी जो धाक है, उनकी जो इम्पैक्ट है, उसको कोई सिफर नहीं कर सकता। लेकिन सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक डॉक्ट्रिन है डिफेंस की कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सेना से काम कराएं, ज़रूरत से ज़्यादा हथियार खर्च करें, बिना मतलब के आपके हथियार ख़राब हो रहे हैं, आपका रक्षा बजट बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास पैसे भी नहीं होते, ना आर्मी को खिलाने के लिए, ना आर्म्स, ना एम्यूनिशन के लिए, क्योंकि इकॉनमी को चलाना ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान भी ज़रूरी है। सिर्फ जंग में सैनिकों को भेजने से देश नहीं चलता। सर हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक ऐसा नेशन है विच हैज गॉट मिलिट्री माइट। और किसी भी नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर के लिए आपको 4 चीजों का होना लाजमी है। सबसे पहली एक स्टेबल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अमेरिका में दी गई है। दूसरी है एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ। तीसरी है एक मिलिट्री माइट। तो ये सारी चीजें अमेरिका के पास आज की तारीख में हैं। रही बात अमेरिका के वर्चस्व की, देखिए अमेरिका आज अपना इतना रक्षा पे ऊपर खर्च कर रहा है, लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि साहब अमेरिका का वियतनाम में क्या हाल हुआ, अमेरिका का अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन की अभी अरविंद जी ने बात की, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वहां एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया गया था, इट्स ए स्क्रैप व्हिच विल टर्न इनटू एन इन्फर्नो। तो अगर एक स्पार्क एक इन्फर्नो बन सकती है तो इसकी देखिए शुरुआत हो चुकी है। और ये प्रकृति का नियम है कि एनीथिंग व्हिच गोज अप हैज टू कम डाउन। क्योंकि देखिए वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। मतलब ट्रम्प साहब ने चारों तरफ chaos, कंफ्यूजन और मतलब लड़ाई दंगे तो फैला रखे हैं, बट दे ऑल कॉस्ट मनी। एंड अमेरिका के पास इतना एक्सचेकर नहीं है। पूर्णिमा जी शी विल एग्री विद मी दैट अमेरिका इज आल्सो क्राइंग फॉर मूलाज। तो आप इस नैरेटिव को कहां तक ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लोगों के ऊपर आप आतंकवाद इस तरह से मुजाहिरा करेंगे तो लोग खड़े होंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि कनाडा जैसे बड़े देश को कह रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ मिल जाइए। तो अब तो इन्होंने तो ट्रम्प साहब ने वो अश्वमेध यज्ञ चला रखी है कि साहब घोड़ा छोड़ दिया है तो इसको पकड़ लेगा, उससे वो युद्ध करने पे तैयार हो जाएंगे। तो जो ये RIC, मैं अपना
सुरेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए चाइना भी एक ऐसी शक्ति है जैसे अमेरिका भी टेक ऑन नहीं कर सकता अकेले, लेकिन चाइना भी 2050 तक ही एक सुपर पावर उभर के आएगा। लेकिन जो ये आरआईसी वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये अगर इस तरह के मतलब चीजें होती रही, अमेरिका करता रहा, तो आरआईसी एक बहुत बड़ी शक्ति उभर के आएगा। ब्रिक्स का जिक्र पूर्णिमा जी ने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स से भी काफी ट्रम्प साहब घबराए हुए हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर मतलब हमें, उनको ये लगता है सर कि डॉलर में ट्रेड बंद हो जाएगा तो ये 5 बड़े देश हैं, ये अगर लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो डॉलर वैसे ही डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में सभी मुफ्तल हैं बाकी राष्ट्र। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मेजर साहब, इंडिया की भूमिका को लेकर डिस्कशन बहुत जरूरी है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में। सर, आप इंडिया को कैसे देखते हैं, कहां देखते हैं, और कितनी अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको लग रही है इसमें? ये सवाल आपका मेरे से है? जी एम्बेसडर साहब, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। जी, देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बड़ा देश है इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, चाहे वो काफी मुल्कों से छोटा हो, लेकिन बड़ा देश है। और खास तौर पर उसकी जो एक, हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ब्रिक्स की बात करते हैं, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो काफी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के नाते अगर ये इन्फ्लुएंस यूज करें तो कोई भी मुल्क हो, उसको भारत की बातों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये मैंने इसलिए कहा है कि अगर हम चूज करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, सबसे बड़ी चीज क्या है कि शक्ति हो और शक्ति का इस्तेमाल करने की कैपेसिटी हो, शक्ति को इस्तेमाल करने की चाहत हो। अगर मैं यहाँ पर अभी ये कहूँ कि हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, हमारे जो एरिया में चाइना है जिससे हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, पाकिस्तान है वेस्ट में, और जो हमारा नेबरहुड है जो काफी डिस्टर्ब नेबरहुड है, जहां पर कुछ भी काम होता है तो पहले हमारे ऊपर एक तरह से बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन आ जाती है। तो हम में वो अभी अपनी ताकत इस्तेमाल करने की शक्ति थोड़ी कम है। मैं ये बात बड़ी समझ-बूझ के साथ में कह रहा हूं, ताकि मेरे को ये ना कहा जाए कि मैं देश की जो स्थिति है उसके साथ में गद्दारी कर रहा हूं। मैं वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करूंगा। लेकिन हमें अभी इसमें समय लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, देखिए। हमारे ऊपर, हम जब ये आसियान की समिट हुई कुआलालंपुर में, राइट सर, प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए समिट में भाग लेने के लिए। कहा जाता है कि वो समिट में भाग लेने जाते तो उनको कहीं ना कहीं ट्रंप से मुलाकात करना पड़ता। अब वो, हम ट्रंप से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, उसकी स्थिति में नहीं थी। ये एक बड़ी गोल्डन ओकेजन था जब हम साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारा स्थान है, एक जो हमारी सिचुएशन है, हम उसको इजाहर कर सकते थे कि हम एक ताकतवर मुल्क हैं साउथ ईस्ट एशिया में। हमने नहीं किया क्योंकि हमें घबराहट रही कि ट्रंप से बातचीत करने में कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमको समय है। प्रधानमंत्री मोदी अभी वो बड़े समझदार इंसान हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो खुल करके अभी नहीं बोलेंगे। जब समय होगा तब देखा जाएगा। जी ठीक है। पूर्णिमा जी, हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, हमने भारत की भूमिका को भी देख लिया। विद इन अमेरिका, जैसे कि किसी भी राष्ट्र में कोई भी अगर हलचल होती है, डिप्लोमेटिक कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होते हैं, तो उस राष्ट्र के लोगों में और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, वो रिएक्ट करती है। अमेरिका कैसे रिएक्ट कर रहा है ट्रम्प की इन चीज़ों पर कि ग्रीनलैंड भी चाहिए, अब हम कोलंबिया भी ले लेंगे, हम मैक्सिमो में भी अटैक करने वाले हैं, ईरान पर भी हमारा पूरा कब्जा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर अनरेस्ट है क्या? क्योंकि इकॉनमी वहाँ पर बहुत वीक हो रही है, अमेरिकन इकॉनमी बहुत ज़्यादा नुकसान से इस वक्त गुजर रही है। वहाँ पर पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है इन चीज़ों को देख के? देखिए, दो चीज मैं बोलना चाहूंगी। पहले तो मैं मार्क कार्नी के बारे में बोलूं कि ही एक्चुअली लेफ्ट दावोस ऑलरेडी, ही डिड नॉट मीट ट्रम्प। राइट। और इनकी जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है, दिस इज अ जोक ऑफ द सेंचुरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंडली, आपने इंडिया की बात बोल रहे थे।
मेरा एडवाइस सिर्फ इंडिया में है, आई डोंट केयर वेदर यू आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपकी सिविलाइजेशनल पावर जो है वो किसी भी कंट्री में नहीं है। अब दुनिया की मेकअप ऐसा है, 130 क्रिश्चियन कंट्रीज है और 57 इस्लामिक कंट्रीज है, 10 बुद्धिस्ट कंट्रीज है, एक जू कंट्री है। आप एक हिंदू नेशन होके आज हिंदू नेशन बन नहीं पा रहे हो। दिस इज अ शेम फॉर मी एज ए हिंदू सिटिंग इन अमेरिका एज वेल। आप अगर बोल सकते हो कि आपके पास 1.5 बिलियन पीपल होने के बावजूद एक यूथ पॉपुलेशन, एक फायरी यूथ पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन होने के बावजूद आप स्ट्रांग नहीं हो, ये सुन के मुझे बड़ा शर्म आया है। आप अगर आज डेमोक्रेसी, पोस्ट डेमोक्रेसी एरा के बारे में नहीं सोच के एक लीडर बिठा नहीं पा रहे हो जो कर सकता है काम बिना डर के, अनएपोलोजेटिकली, आई एम अशेम्ड एज ए हिंदू टुडे। अब बात आई अमेरिका। अमेरिका इज गोइंग टू डू एग्जैक्टली जो करते आए अभी लास्ट ईयर ने, आपने जो देखा है 2025 में, 2026 में ये चलेगा। 2026 इलेक्शन अगर हुआ और नवंबर में, तब जाके आपको पता चलेगा कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज दिस ट्रेजेक्टरी और नॉट। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी रनिंग फॉर यूएस कांग्रेशनल रेस फ्रॉम विस्कॉन्सिन एज वेल। ये इनका सिचुएशन ऐसे हो चुका है कि वो उनको लगता है कि अमेरिका इज द सुप्रीम पावर, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और उनके मर्जी से लोग उनके बाउ डाउन करे और उनका स्लेव बने। द एटीट्यूड जो अमेरिका ने अभी बनाया दुनिया में, इट्स नॉट जस्ट कनाडा और ग्रीनलैंड और ईरान और क्यूबा और कोलंबिया सर, दिस इज ए सिचुएशन फॉर एवरी सिंगल कंट्री। दिस इंसल्ट, दिस हैरासमेंट, this humiliation जो extend किया गया है, this isn't something that somebody like me is going to tolerate. अब आपकी normal जो MAGA base है, they are all okay, that's 30%, और rest of the 70% of American, they are not in support of this. That's all I can tell you here. But यहाँ पे protest होगा, यहाँ पे situation भी changes हो रहा है, and literally we don't even know whether 2026 election होने वाला है कि नहीं। यहाँ पे शायद martial law declare करा जाए और इलेक्शन ना भी हो, वो भी हो सकता है। सो दिस इज अ सिचुएशन, इट्स नॉट जस्ट द इकोनॉमी, बट उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है। सॉरी टू से, बट इतना भी नहीं होगा कि वहाँ मार्शल लॉ हो जाए। फिर हम चाइना को याद करते हैं, हम रेड फ्लैग याद करते हैं, पुराना माओस को याद करते हैं। नहीं, अमित जी, ट्रम्प ने बोला है अब कंट्री इज डूइंग सो वेल, डू वी नीड एन इलेक्शन? राइट, हो सकता है मैम वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो ही ना अमेरिका में। दिस इज नॉट अ जोक अमित जी। राइट, पॉइंट टेकन मैम। अरविंद सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका जो कर रहा है, क्या ये चलता रहेगा? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये चेंज होगा, या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा अमेरिका, और जो मुल्क कमज़ोर हैं या जो मुल्क पिछलग्गू हैं या जो बटरिंग कर रहे हैं अमेरिका की, प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को, वो ये सिलसिला, ये मुसलसल ये प्रक्रिया जारी रहने वाली है? आर यू सीइंग एनी चेंज इन फ्यूचर कोर्स सर? देखिए, परिवर्तन तो दुनिया का नियम है। ये कब होगा परिवर्तन सर? ये परिवर्तन कब देख रहे हैं आप? समय लगेगा उसमें जी, जब तक कि कुछ नई ताकतें खड़ी नहीं हो जाती है। राइट सर। पर वो ताकतें उस स्टाइल की नहीं होगी जैसे कि, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि पूर्णिमा जी हिंदू प्रेमी हैं, भारत प्रेमी हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं। पर अमेरिका या जिन देशों का उन्होंने जिक्र किया है, न तो वो क्रिश्चियन कंट्री है और न पूरा यूरोप। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दो, जो यूके है उसका जो रिलीजन है, अभी भी जो स्टेट रिलीजन है वो कैथोलिक है। राइट सर। पर हमें पता है कि वहाँ रिलीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, अमेरिका का प्रोटेस्टेंट है जो स्टेट रिलीजन है, पर बावजूद उसके कोई मानता नहीं। ये सारी मॉडर्न स्टेट है जहाँ जो मिडाइवल जो रिलीजन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो मिडाइवल स्टाइल में जो मुस्लिम कंट्रीज बने हुए हैं, वहाँ उनका क्या हाल है हमें पता है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का। भारत बड़ा समझदार है, भारत ने उन सब लोगों से सबक सीखा और वो एक सेकुलर कंट्री है। तो ये भारत की उन्नति का एक तरीके से एश्योरेंस है। अच्छा है कि हम सेकुलर हैं, राइट। पहली बात। दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये है कि
अमेरिका जो है वो बहुत उसकी ताकत लंबे समय तक नहीं बनने वाली है, क्योंकि एक समय आएगा जब, क्योंकि उसका जो पूरा जो बेस है वो उपभोग पे आधारित है। मतलब अमेरिका टैरिफ वगैरह इसलिए पूरी कंजम्पशन दुनिया बेस्ड को इकोनॉमी डराता है, है। राइट। हाँ, हाँ। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन अमेरिका धराशायी हो जाएगा। नहीं सर, इसीलिए मैं वो बहुत चाह ही रहा ज्यादा हूँ ओवर। सर, अरविंद सर, मैं चाह रहा हूँ आप एक दो मुल्कों के नाम बताएं। आपको लगता है कि जो बागी हो जाएंगे, जो सिर उठा लेंगे, जो 57 की क्रांति जैसी बातें हो जाएंगी, अमेरिका के खिलाफ कोई होगा एक मुल्क ऐसा कि वो खड़ा हो जाएगा कि मैं अकेले ही काफी हूँ, दुनिया एक तरफ और मैं अकेला, ऐसे कोई 2-4 देश आपको लग रहे हैं आने वाले 1-2 दशकों में? मैं जान रहा हूं कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, और काफी रोमांटिक भी लगता है जब हम काफी रोमांटिक लगता है जब हम ये सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, पर उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी, ऐसा नहीं होगा। मत बनिए विश्व गुरु, मुझे इतना समझ आसान नहीं नहीं है। आता विश्व गुरु क्यों बनना चाहते हो। हाँ, तो उसके लिए मनोज मेहनत जी, अगर लगेगी। आप और वो क्षमा करें, एक चीज मनोज जी, सर, मैं कुछ सर। कह सकता हूं कि यहाँ पर? हाँ, श्योर सर, प्लीज गो अहेड सर, जी प्लीज गो अहेड जी। सर। मैं अभी इससे पहले अरविंद सिंह जी ने कहा था कि हमारे पास काफी रिसोर्सेज है और हमने काफी कुछ किया भी है, लेकिन आपने एग्जाम्पल दिया था कि हमारी जो डेमोग्राफिक्स है, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिया था, आपने बिल्कुल सही कहा था अरविंद जी ने कि हमें जो एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें अपनी शक्ति किस तरह से आगे बढ़ानी है। माफ कीजिएगा, हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है। ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। राइट सर। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। राइट सर। चाइना में छिंगवा यूनिवर्सिटी और पेइचिंग यूनिवर्सिटी में 1988 में चाइना पहुंचा था, 1991 में वहां से चला हूं। 1991 तक ये पेइचिंग यूनिवर्सिटी, छिंगवा यूनिवर्सिटी बहुत नीचे मानी जाती थी। ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली आईआईटी से भी नीचे मानी जाती थी। आज वही दोनों यूनिवर्सिटी हार्वर्ड को टक्कर दे रही है, क्योंकि चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है। हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्ट किया है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको अपनी शक्ति को उभारना होगा, हमें उसके डायरेक्शन में काम करना होगा। मैं भी चाहता हूं कि विश्व गुरु हम खाली नाम के नहीं हो, शक्ति हो हाथ में। प्रमाण में लिखा भी हो, जिसके हाथ क्षमा क्योंकि उसी जन को जिसके हाथ गरल है। हमारे हाथ में गरल नहीं है अभी। जी ठीक है सर, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरह से ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है सर, इसके बाद ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अमेरिका का दबदबा और बढ़ेगा, क्योंकि जो दबदबा है वो बढ़ने की तमाम जो संकेत है, जो सूत्र है, हमारे तमाम गेस्ट बता रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी थी। अरविंद सिंह तेजावत साहब फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर आने वाले वक्त में अमेरिका अपने आप को और मजबूत करना चाहता है, तो वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को और सख्त दिखाना चाहता है, तो बहुत सारी चीजें करनी होंगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है। MD